बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। यानी कि हमने लास्ट टाइम किया था वो सिंगल पार्टिकल था। अब जो है ना सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सवाल जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में जो है ना हमारा जो है ना ये देखें पिक बनी हुई है, उसमें है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल ये सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी में हमारे पास दो पार्टिकल्स ली हैं, एक है ith पार्टिकल यानी jth पार्टिकल। दो पार्टिकल कोई भी आप नाम दे सकते हैं इसमें। तो ये हम देख सकते हैं कि ओरिजिन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ द सिस्टम इज, हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में जानते हैं एन इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, लेकिन यहाँ पर एक पार्टिकल के बारे में बात होती है, तो वो ith पार्टिकल है हमारे पास। तो उसने एक पार्टिकल के लिए एल आई इज इक्वल टू आर आई क्रॉस पी आई एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब कॉम्पैक्ट सिस्टम का क्या समेशन से जाहिर होगा, टेंसर लॉ में हम पढ़ चुके हैं समेशन क्या होता है। ये पूरे होल बॉडी के मजमूए को जाहिर करता है। पूरी बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो आर आई क्रॉस पी आई के बराबर होगा समेशन में। अच्छा, वेयर आर आई क्या कहते हैं? आर आई जो है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल एंड पी आई इज द मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, यानी कि जो पी आई है वो इसी पार्टिकल मोमेंटम है। देन कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज गिवन बाय, अगर हम एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज लेंगे यानी डेरिवेट करेंगे इक्वेशन 1 को, अगर हम डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास जो है ना ये इक्वेशन बन जाती है। तो इसके बाद जो है ना हम इसको प्रोडक्ट रूल लगाकर तो हमारे पास ये नेक्स्ट आ जाती है। तो डी आर आई बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ उसका जो डिस्टेंस होता है वो वी के बराबर वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर वी आ जाएगा इसके लिए। पी आई क्या होता है हमारे पास? लीनियर मोमेंटम होता है, पी इज इक्वल टू वी के बराबर। तो यहाँ ith पार्टिकल यानी एक पार्टिकल की बात हो रही है, इस वजह से ये एम आई और वी आई हो जाएगा। अब इन सबको जो है ना जो हमने ये रिजल्ट निकाला है, ये हमारे पास जो है वी डी आर आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी एंड पी आई इज इक्वल टू एम आई एंड वी आई। इसको हम जो है ना अभी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। कौन सी क्वेश्चन में? इसको, और जब इक्वेशन में पुट करने के बाद समेशन वाली इक्वेशन में यानी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे इसके आर आई की वैल्यू, सॉरी इसमें, हाँ इसमें डी एल बाई डी टी वाली इक्वेशन में, इसमें यानी कि यहाँ पर, एक मिनट में पेंसिल ले लेता हूँ। तो इस इक्वेशन में जो है ना इसको हम पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट करने के बाद नेक्स्ट में हम आएंगे। अच्छा, अब जो है ना नेक्स्ट में हम जब आगे आएंगे तो हम ये पीछे इक्वेशन में देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ना डी पी आई बाई डी टी एंड ए, और यहाँ पर उसने क्या क्या बी क्रॉस एम वी आई। तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो उसने यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है इस इक्वेशन की, ये जो फर्स्ट टर्म है ये वाली, इसको उसने जो है ना वो 0 पुट कर दिया। ये 0 पुट करने के बाद उसने नेक्स्ट नंबर पर जो इक्वेशन बनी है वो ये बन गई हमारे पास। तो इस इक्वेशन में जो है हमारे पास, इस इक्वेशन में तो कहते हैं कि डी पी आई इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन इन द टर्म ऑफ मोमेंटम। कहते हैं कि हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसमें दो फोर्सेज होती है। एक तो जो उसको मूव करा रही है रिजिड बॉडी के अंदर, एक जो चीज उसको मूव करा रही है वो ये है कि एक्सटर्नल फोर्स करा रही है, और दूसरा उसी बॉडी के अंदर जो है ना पार्टिकल्स की एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी होती है। तो ये दोनों का मोमेंटम की बात करते हैं। एक हमारे पास जो है ना टोटल जो हमारे पास मोमेंटम आएगा, लीनियर मोमेंटम जो आएगा वो एक तो बॉडी की वजह से आएगा यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, और दूसरा जो है ना उस बॉडी का अपना जो है ना लीनियर मोमेंटम यानी कि जो पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर के उनका आपस में जो होगा। तो यहाँ पर कहता है डी पी आई एंड डी रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स के बराबर होता है इसके सेकंड लॉ के मुताबिक। तो फोर्स यानी ith पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है वो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स प्लस समेशन जे यानी कि jth पार्टिकल, जे से मुराद टोटल बाकी ऑल पार्टिकल्स ले रहे हैं यहाँ पर, यानी एफ जे आई मतलब ith पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल के ऊपर jth पार्टिकल की वजह से जो फोर्स लग रही है उसका समेशन यानी jth पार्टिकल से मुराद उस बॉडी के टोटल और दूसरे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो jth पार्टिकल बनाएंगे। तो कहते हैं कि हमारे पास जो है ना एफ आई ई यानी एक्सटर्नल जो फोर्स है एंड एफ जे आई इज फोर्स ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल। जे से मुराद हम सारे पार्टिकल भी ले सकते हैं स्पेशल,
तो या फिर हम एक पार्टिकल ले सकते हैं। पुट इक्वेशन 3 एंड 2 एंड वी गेट। अब इक्वेशन 3 को जो है ना हम 2 में पुट कर देंगे। 2 इक्वेशन हमारे पास रिसेंट में हमने जो है ना बनाई थी। इक्वेशन 2 जो है हमारे पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉरी इक्वेशन 2 हमने जो है ना ऊपर बनाई है। तो उस इक्वेशन में जो है ना इसके वैल्यू को पुट कर रहा है वो। सही, अब जब यहाँ पर डी पी आई की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी जो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है, ये वाली ये इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या अगर इसने आर आई को मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि दोनों के साथ, इसका पोजीशन वेक्टर है एफ आई मतलब प्लस आर समेशन जे आर आई प्लस एफ जे आई। अच्छा, अब समेशन आई को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तो ये हमारे पास कुछ यू तरह यू बन जाएगी हमारे पास। ये टर्म सेकंड टर्म जो हमारे पास इस तरह की बन जाएगी और फर्स्ट टर्म जो है ना वो ये होगी हमारे पास। इसमें कहते हैं समेशन ऑफ यानी कि आई इज इक्वल नॉट इक्वल टू जे, यानी कि जो ith पार्टिकल की जो फोर्स है वो jth पार्टिकल के बराबर नहीं है, इज इक्वल टू और कहने का आर आई क्रॉस एफ जे आई विल कांस्टेंट सॉरी वो विल कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ विल कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टर्म लाइक। कहता है क्या ये हमारे पास जो है इसके बराबर होगी अगर मतलब इसको ले लिया जाए। इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास जो है ना दो इनको जो है मतलब अगर टेंसर ला के मुताबिक अलग अलग कर लिया जाए तो समेशन आई जे आर आई यानी कि क्रॉस एफ जे, यानी कि अगर इस दोनों को अलग अलग कर दें समेशन को आर आई क्रॉस एफ जे आई प्लस आर जे प्लस एफ आई जे, यानी कि ith पार्टी के ऊपर jth पार्टिकल की जो फोर्स लग रही है उन दोनों का ये सम है ना, प्लस और जो jth पार्टिकल के ऊपर ith पार्टिकल की वजह से फोर्स लगी है दोनों का सम, यानी हमारे पास टेंसर ला के मुताबिक ये चीज़ आ जाएगी। अब नेक्स्ट भी हमारे पास जो है ना उसमें कहता है कि अगर इसको जो है ना आर आई क्रॉस एफ जे इज नॉट इक्वल टू आर जे क्रॉस एफ आई जे, यानी ये दो फोर्स जो है ना बराबर नहीं होंगी बाय थर्ड लॉ। कहते हैं अगर एफ जे आई यानी कि ये एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है, यानी एफ जे आई इज इक्वल टू एफ माइनस एफ आई जे, या दोनों को माइनस इधर लगा नहीं अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्वेशन 5 जो हमारे पास बन जाती है आर आई क्रॉस एफ जे आई इज इक्वल टू आर आई क्रॉस एफ जे आई माइनस, यानी यहाँ पर उसने उसकी वैल्यू पता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आर आई प्लस क्रॉस एफ जे आई। अब यहाँ ऊपर देखना क्वेश्चन नंबर 5 में, तो वहाँ पर हमारे पास आर जे क्रॉस एफ आई जे। अब उसने एफ आई जे की जगह एफ जे आई पुट कर दिया, तो इसकी वजह से माइनस हो गया क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक एफ जे आई मतलब एफ यानी कि दो फोर्सेज जो होती हैं वो आपस में सेम होती हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो एफ आई जे इज इक्वल टू माइनस एफ जे आई। तो सिमिलरली जो है ना ये नीचे वाली जो इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब क्या कहते हैं कि टेंसर लॉ के मुताबिक अगर हम यहाँ नीचे देखें तो इस चीज के ऊपर ये चीज हमको बताते हैं, ये वाली चीज ये टेंसर लॉ होता है हमारे पास जो है ना सी आई जे होता है, ये एक्स आई जे हमारे पास जो होता है वो होता है एक्स आई माइनस एक्स जे, या सी आई जे हमारे पास होता है सी आई माइनस सी जे के बराबर। तो वो इसी बात को मूव करें, अगर यहाँ पर इसको देखा जाए आर आई माइनस आर जे क्रॉस एफ जे आई, लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहा है इसको दोनों कॉमन ले रहा है, आर आई माइनस आर जे को कॉमन ले लिया, यहाँ से इसने एफ जे आई को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हम आर आई जे पुट कर सकते हैं, यानी कि वही जो मैं भी आपको बता रहा टेंसर लॉ में सी आई जे इक्वल होता है सी आई माइनस सी जे, एक्स आई जे इक्वल हमारे पास होता है एक्स आई माइनस एक्स जे। अब उसने इस सूरत इस शक्ल को बनाकर उसमें इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास है, कहते हैं सिंस आर आई जे इज वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम jth पार्टिकल टू ith पार्टिकल, तो कहते हैं कि एंड एफ आई जे एंड एफ जे आई इज फोर्स फ्रॉम ith पार्टिकल टू jth पार्टिकल, सो दीज वैल्यूज आर इन सेम डायरेक्शन, देयरफॉर कहता है इस वजह से जो है हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास जो है ना आर आई जे में देखा जाता है कि हमारे पास जो है ना जो हमारा वेक्टर डायरेक्टली वेक्टर जो है वो jth पार्टिकल टू ith, यानी अगर हमारे पास एफ यानी आर आई जे है इसका मतलब यह है कि आर आई की फोर्स जो जे के ऊपर लग रही है, ठीक है,
तो कहते हैं कि हमारे पास वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम jth टू पार्टिकल, ith पार्टिकल है, और fji हमारे पास फोर्स है ऑन ith पार्टिकल टू jth पार्टिकल, सो दीज वेक्टर्स आर सेम डायरेक्शन, देयरफॉर कहते हैं rij क्रॉस fj इज इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन 6। अब इसको इक्वेशन 6 में कहते हैं जब हमने इसको पुट कर दिया तो कहते हैं कि हमारे पास है समेशन ij I is not equal to j, कहते हैं r I क्रॉस fj is equal to 0, पुट इक्वेशन इन 4। अगर हम इसको इक्वेशन 4 में पुट करेंगे जो हमने रिसेंट पेज नंबर, हमारे पास पेज नंबर जो है ना रिसेंट पेज के ऊपर यहाँ पर बनाएगी हमारे पास, सॉरी है, हाँ यहाँ पर इक्वेशन 4 हमारे पास ये नीचे मौजूद है। अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास ये आ जाएगी 0, और जो हमारे पास बचेगी वैल्यू वो पेज नंबर, वो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी dl/dt इज इक्वल टू समेशन i ri f, ये हमारे पास वैल्यू बचेगी dl/dt इज इक्वल टू समेशन i ri f एक्सटर्नल यानी ith पार्टिकल ऊपर। अब जो है ना हमारे पास इसकी बात करते हैं टॉर्क की बात करते हैं हमारे पास dl/dt इज इक्वल टू समेशन ni। अब हम जानते हैं कि r क्रॉस f जो होता है हमारे पास वो n के बराबर होता है, मोमेंट r भी कहते हैं इसको, टॉर्क भी कहते हैं। तो यहाँ पर ith पार्टिकल की बात हो रही है तो ni आएगा, एक्सटर्नल आएगा तो समेशन i आएगा, समेशन i। तो अगली बात नेक्स्ट बात कहते हैं कि हमारे पास जो है वेयर ni यानी कि जो ith पार्टिकल का जो एक्सटर्नल टॉर्क है इज एक्सटर्नल टॉर्क इफ देयर इज टोटल, कहते हैं कि टोटल नंबर, टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस। तो अगर यहाँ एक्सटर्नल फोर्स मौजूद ना हो तो यानी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं लग रही है तो समेशन में हमारे पास जो है वो समेशन fi हमारे पास 0 होगा, तो इसकी वजह से मतलब मोमेंट आर्म या टार्क भी 0 होगा हमारे पास। देन इक्वेशन 7 बिकम्स एस, कहते हैं कि हमारे पास इक्वेशन 7 हमने भी बनाई है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाती है dl/, ये हमारे पास इक्वेशन 7 है dl/dt इज इक्वल टू समेशन i ni। यहाँ पर मैं इक्वेशन का नाम नहीं, नंबर नहीं दे सका, तो आप जो है इस इक्वेशन को इसका नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास dl/dt इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव जो इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरी तरफ हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा और यहाँ पर l हमारे पास कांस्टेंट। but hence if there is no total external force on torque then total angular momentum of a system remain constant। हम नेक्स्ट कहते हैं कि हमारा प्रूव करें क्या, एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट O is the angular momentum of system concentrated at the center of mass plus angular momentum of motion about the center of mass। या हमें ये इक्वेशन दे देता है कि इसको प्रूव करें, L is equal to R क्रॉस mv प्लस समेशन i r प्राइम i प्लस pi प्राइम। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है किसी भी पॉइंट के इर्द गिर्द वो हमारे पास होता है कि उसका जो पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का उसमें क्रॉस प्रोडक्ट मास भी यानी उसका लीनियर मोमेंटम प्लस समेशन i, तो यानी कि जो ith पार्टिकल है वो, और यानी उसका r i प्राइम प्लस यानी कि इसका यानी टोटल जो एंगुलर मोमेंटम, ये भी एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये भी एंगुलर मोमेंटम, यानी दोनों का सम करके टोटल एंगुलर मोमेंटम निकलता है। या फिर कहते हैं ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ मास सिस्टम। अब बात ये समझने की है कि रिसेंट जो हमने पढ़ा था उसमें भी यही बातें थी कि लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी थ्योरम, यानी इसमें सारी चीजें जो है कंजर्वेटिव होती है, मतलब अनचेंज होती हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई अमल नहीं करेगी तो इसका मतलब है सेकंड लॉ न्यूटन का यही था, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो हमें यही बताता है कि यानी कि अगर कोई भी चीज किसी भी सिचुएशन में है, किसी भी कंडीशन में है, चाहे वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है या रेस्ट में है, वो उसी हालत में रहेगी यहाँ तक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अमल ना करे। यानी इसका मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं कर रही है तो हमारे पास चीज कंजर्व होती है। बिलफर्ज करती भी है, कोई भी चीज क्लोज पाथ में काम सफर करती है या कोई चीज, तो हमारे पास डिस्टेंस उसका 0 होता है, यानी फाइनल और एक्स उसका सॉरी इनिशियल और फाइनल पॉइंट उसका सेम होता है, इसकी वजह से वो भी 0 हो जाती है। अब इसको प्रूव करते हैं तो कहते हैं लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द, लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यानी जो कैपिटल आर हमने दिया है वो ओरिजिन से लेकर आर यानी कि सेंटर ऑफ मास ये जो पॉइंट निशान दिया गया इस सेंटर ऑफ मास तक इसका पोजीशन वेक्टर है। विद रिस्पेक्ट लेबोरेटरी सिस्टम फ्रॉम लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस
और सपोज r I is the position vector of ith particle with respect to laboratory frame of reference and r I कहते जो हमारे पास r है यानी कि ith जो r हमारे पास है वो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है ith पार्टिकल का। अब जो r प्राइम है वो हमारे पास है यानी जो इसमें लेबोरेटरी फ्रेम सॉरी सेंटर ऑफ मास और ith पार्टिकल के दरमियान जो पोजीशन वेक्टर ड्रा किया गया है ये ये वाला ये चीज ये जो ड्रा किया गया है इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास r I प्राइम है। ये यहाँ पर राइट मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लिख लेना। तो ये जो है ना हमारे पास ये r प्राइम ये इसका पोजीशन वेक्टर है। तो कहते हैं सपोज r is the position vector of ith particle with respect to laboratory frame of reference and r is the position vector of the ith particle with respect to center of mass system. These three vector are related as कहते हैं। अब अगर हम हेड टू टेल रूल को देखेंगे तो मैथमेटिक्स में यहाँ सबसे अहम पॉइंट है। तो कहते हैं हेड टू टेल रूल में क्या एडिशन क्या होती है कि हम जो है ना दो वेक्टर को सम करते हैं तीसरे के बराबर। तो आर आई हमारे पास आर कैपिटल यानी कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है और प्लस आर आई प्राइम जो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास और ith पार्टिकल का दरमियानी पोजीशन वेक्टर है ये इन दोनों का यानी कि डिस्टेंस। तो इन दोनों का सम होता है। अब डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टाइम। जब डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास तो हम कहते हैं डी आर आई बाई डी टी यानी कि यह क्या है पोजीशन वेक्टर में इनके बार बार मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये वेलोसिटी नहीं कि डिस्टेंस में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी वी आई आ जाएगा। तो ये कैपिटल आर आई यानी कि उसका सेंटर ऑफ मास का तो इसका कैपिटल वी आ जाएगा और इसका वी आई प्राइम आ जाएगा। तो वी नो दैट दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम का एक तो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी वो हमारे पास होता है कि एक बॉडी के लिए ये यानी कि हम सिस्टम और पार्टिकल की बात करें तो समेशन आएगा। समेशन जाहिर करता है कि पूरे सिस्टम अगर समेशन ना होता यहाँ पर तो आर आई क्रॉस भी है इसका मतलब एक पॉइंट यानी ith पार्टिकल की बात करें लेकिन यहाँ पर हम पूरी रिजिड बॉडी या कोई भी बॉडी है उसकी होल सिस्टम की बात करें। तो यहाँ पर पी आई की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पी आई क्या आता है सिस्टम समेशन जो है ना दोनों में मल्टीप्लाई हो सकता है समेशन आर आई समेशन पी आई। अब पी आई की वैल्यू पुट करेंगे एम आई वी आई एम और पी हमारे पास किसके बराबर है लीनियर मोमेंटम एम बी। तो यहाँ पर समेशन को दोबारा अगेन जो है ना हम उसको अलग भी लिख सकते हैं और दोनों को अलग अलग भी साथ साथ लिख सकते हैं। अच्छा अब जो है ना वैल्यूज जो है ना इसकी आर आई एंड वी आई जो हमने अभी वैल्यूज निकाली हैं इनको इक्वेशन जो है ना इक्वेशन 1 में एंड 2 में इनको जो है इक्वेशन 3 में पुट कर दें। अब इक्वेशन 1 में जो हमने निकाली थी आर आई हमारे पास किसके बराबर था यहाँ ऊपर ऊपर टॉप के ऊपर जो हमारे पास है ये आर आई जो हमारे पास इक्वेशन 1 और दूसरी की हमारे पास इक्वेशन 2। अगर इनको हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो इस रिजल्ट को देखते हैं अभी। जब पुट करेंगे हमारे पास समेशन आई आर प्लस आर आई प्राइम क्रॉस प्रोडक्ट एम आई और वी प्लस वी आई प्राइम। अब समेशन को जो है समेशन आई आर जब प्लस आर आई प्राइम क्रॉस में कहते हैं कि एम आई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एम आई वी प्लस एम आई वी आई प्राइम सेम एक ही बात है। अच्छा जब जो है आर के समेशन आई को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे होल के अंदर और जब हमारे पास कितनी टर्म्स बन जाएंगी टर्म 1 2 3 4 हमारे पास जो है ना यहाँ पर जब वैल्यूज हमने 1 और 2 की 3 में पुट की तो हमारे पास जो है ना ये चीज आ जाती है। हमारे पास ये पुट करने के बाद हमारे पास जो है ना ये चीज बन जाती है ये चीज यहाँ पर इसके हमारे हम गौर करें तो यहाँ पर इसमें हमारे पास जो है ना इक्वेशन 4 के अंदर 4 टर्म्स हैं यानी कि 1 2 3 एंड ये 4 ये 4 टर्म्स है हमारे पास इक्वेशन 4 के अंदर। अब हम फर्स्ट टर्म को पहले लेंगे। अब इनको सबको अलग अलग हल करेंगे और फिर इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन 4 में आकर पुट कर देंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन 4 कहते हैं हमारे पास समेशन आई आर क्रॉस एम आई वी ये जो हमारे पास आता है हमारे पास आर क्रॉस अब समेशन जो है इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया नेक्स्ट के आगे क्रॉस प्रोडक्ट में तो ये दोनों के साथ ये समेशन आई एम आई वी और इज इक्वल टू कहते हैं आर वी को हमने बाहर निकाले समेशन आई एम आई। हमारे पास समेशन आई एम आई को क्या जाहिर करता है कि ये पूरे सिस्टम का यानी जो पूरी बॉडी है उसका सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो है उसको होल का मास है। एम आई का मतलब यह है कि एक पार्टिकल का मास और समेशन आई जो है ना पूरे पार्टिकल को जाहिर करके पूरे इस बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं समेशन आई एम आई तो इसको हम कैपिटल एम से भी जाहिर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी आर क्रॉस एम वी या वी एम हमारे पास ये फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आ गई। अब हम सेकंड टर्म को लेंगे इक्वेशन 4 में से समेशन आई आर क्रॉस एम आई वी आई प्राइम। आर क्रॉस कहता है कि
आर या समेशन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया नेक्स्ट के साथ, आर क्रॉस समेशन आई एम आई, और यहाँ वी आई प्राइम की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, अब इसकी जब वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो है ना इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई, इक्वेशन अल्फा इसको कह सकते हैं, हम इसको इक्वेशन अल्फा का नाम दे सकते हैं। ये इक्वेशन अल्फा का नाम इसको हम दे सकते हैं। उसके बाद जो है ना हम कहते हैं कि वेयर कहते हैं इन इक्वेशन अल्फा समेशन आई एम आई आर आई प्राइम इज इक्वल टू 0। अब उसकी वजह क्या है, कहते हैं कि बिकॉज दिस फैक्टर डिफाइंस, ये जो फैक्टर है, ये जो वैल्यू है 0 की, मतलब ये डिफाइंस कहती है किसकी, रेडियस वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द वेरी कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेडियस वेक्टर किसका, सेंटर ऑफ मास का, वेरी कोऑर्डिनेट यानी कि जो तब्दील होने वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें, तो ओरिजिन इज सेंटर ऑफ मास, देयरफॉर इट विल बी नल वेक्टर। तो इस वजह से ये नल वेक्टर होगा, इस वजह से हम नल वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है, इस वजह से ये हमारे पास 0 होगी। अब सेकंड टर्म जो है हमारे पास वो 0 के बराबर आ गई। अब तीसरी टर्म को लेंगे इक्वेशन 4 में से, इसको उसने मैं उसको उस इक्वेशन जो हमने निकाली थी पहली पहली कौन सी, ये इसको एक का नाम दिया ऊपर, इक्वेशन 1 को, यानी कि इक्वेशन 4 की फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू हमने निकाली उसको हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया, ये इक्वेशन ए हो गई। अब जो दूसरी निकाली उसको हमने इक्वेशन बी का नाम दे दिया। अब जो है हम तीसरी टर्म को लेंगे, अब तीसरी टर्म को लेंगे हमारे पास आर आई क्रॉस एम आई बी, तो हमारे पास हम जानते हैं कि जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए, तो यहाँ पर उसने इंटरचेंज कर ली वैल्यू को ना, जब वैल्यू को चेंज किया यहाँ पर नेगेटिव आ गया। इस नेगेटिव आने के बाद जो हमारे पास जो है ना ये वैल्यू कुछ इस तरह से बन गई। ये हमारे पास जो है वैल्यू कुछ इस तरह बनेगा, माइनस बी क्रॉस समेशन आई एम आई आर आई। अब क्या था हमारे पास, अभी अभी हमने निकाला है कि क्वेश्चन बी के अंदर, कि अभी भी हमने इस बारे में बात भी की थी, इस बारे में कि ये चीज कि हमारे पास समेशन आई एम आर आई प्राइम जो हमारे पास ये 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पर अगेन वही सेम वैल्यू आ गई, तो ये दोबारा ये भी हमारे टर्म जो है ये भी 0 हो जाएगी हमारे पास। इक्वेशन सी की हमारे पास जो है ना ये वैल्यू आ गई, ये 0 आ गया हमारे पास। अब जो है ना इक्वेशन लास्ट कहते हैं कि पुट इक्वेशन ए बी सी इन 4। अब जो है ना ए बी सी की वैल्यू जो है ना 4 में पुट कर देंगे हम। तो जब ए बी सी की वैल्यू 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास पहली की वैल्यू आएगी आर क्रॉस एम वी, और दूसरी की वैल्यू भी 0 थी, और तीसरी की भी 0 थी, और चौथी सेम एज जो चौथी टर्म्स थी उस इक्वेशन की वो सेम एज इट इज लिख दी। अब एज इट इज लिखने के बाद जो है ना हमारे पास एम आई वी आई प्राइम जो होता है हमारा पी आई प्राइम के बराबर आ गया, आर आई हमारे पास आर आई प्राइम आएगा, समेशन आई आ गया, प्लस ये जो हम इक्वेशन जो हमने क्वेश्चन में कहा था ये इसको हमने प्रूव कर दिया। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम of in center of mass system, which shows that the total angular momentum of the system of particle about certain point O is equal to the angular momentum of the system concentrated at the center of mass plus angular momentum of the motion about the center of mass। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी इन द सेंटर ऑफ मास सिस्टम। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये भी हमारे पास कंजर्व होनी चाहिए। तो लेट आ रहा उसने दोबारा हमने वही फिगर बनाई है सेम टू सेम, सेंटर ऑफ मास आर है हमारे पास, आयत पार्टिकल है, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर आर आई प्राइम यहाँ पर जो है ना दिया गया है। नेक्स्ट में तो लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Suppose r is the position vector of ith particle with respect to laboratory frame of reference, and r is the position vector of with respect center of mass. These three vector। अब हमारा जो तीन वेक्टर हैं अब उनका अगर दोबारा हम लास्ट टाइम बात कर चुके हैं, पीछे भी हम जो है ना इसी बारे में कि हमारे पास हेड टू टेड के हिसाब से आर आई हमारे पास आर प्लस आर आई पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टी, जब अगेन करेंगे तो हमारे पास दोबारा वही आ जाएगा वी आई इज इक्वल टू वी प्लस वी प्राइम। We know that kinetic energy of the system is given by classical mechanics में हायर क्लासेस में kinetic energy को T से जाहिर करते हैं और potential energy को हम जो है ना वो V से जाहिर करते हैं। ये कहते हैं कि T is equal to kinetic energy is equal to summation ऐसे सिस्टम पूरे सिस्टम की kinetic energy is 1/2 MI/VI square। Put value of कहते हैं VI from equation 2 in 3। अब जो है ना हमारे पास यहाँ पर जो हमारा वी आई की जो वैल्यू है इक्वेशन 3 के अंदर हम जो है पुट करेंगे, जब इक्वेशन पुट करेंगे तो इसको हम खोलेंगे फार्मूला कौन सा हमारे पास जो है ना इसका स्क्वायर वाला फार्मूला है वी स्क्वायर वी प्लस वी आई प्राइम स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस वी आई प्राइम स्क्वायर प्लस 2v वी आई प्राइम। तो ये हमारे पास है ना साइड में मेंशन किया गया ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो समेशन आई
1/2 mi/vi²। समेशन आई 1/2 mi को इन तीनों टर्म के साथ जो अंदर वाली हैं यहाँ पर इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये इनके साथ जब इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया तो हमारे पास जो है मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है वो इक्वेशन नंबर 4 बन जाती है। इक्वेशन नंबर 4 ये वाली क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि हमारे पास जो है ना अब इक्वेशन हमारे पास 4 बन गई है। अब थर्ड टर्म इन इक्वेशन 4, अब तीसरी टर्म को ले लें इक्वेशन 4 के अंदर। पहला इसमें जो है ना सिस्टम ऑफ पार्टिकल की है, दूसरा इसमें जो है ना हमारे पास ये दोनों वैल्यूज हैं, लेकिन तीसरी वैल्यू हल करने के लिए पहले हम करेंगे तीसरी वैल्यू को। अगर हमारे पास समेशन आई mi/vi इसकी बात करें तो इस इक्वेशन की अगर समेशन आई mi/d/dt यानी कि vi को लिख रहा है कि ri'.v, ठीक है। तो mi को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे di/dt, क्योंकि mi कांस्टेंट है इसको, इसलिए हम mi को डेरिवेटिव के अंदर भी लिख सकते हैं, यानी डेरिवेटिव को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो अभी हमने जो है लास्ट टाइम रिसेंट प्रूव भी किया था कि हमारे पास जो है ना ये इंटरनल पोजीशन वेक्टर होने की वजह से, नल वेक्टर की वजह से इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 0 आती है। समेशन आई mi/ri' की वैल्यू 0 आती है। यहाँ हमारे दोबारा यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन 4 है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। इक्वेशन 4 ये हमारे पास आ गई, इस नई सूरत में हमारे पास आ गई। दिस इज रिक्वायर्ड प्रूफ। अभी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ आ गया। दिस शोज दैट द लाइक angular momentum kinetic energy also consists of two pairs. Kinetic energy is obtained if all the mass were concentrated at the center of mass plus kinetic energy of motion about the center of mass. अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। रिसेंट हम इसको प्रूव कर चुके हैं। रिसेंट हमने इसको प्रूव किया था सिंगल पार्टिकल के, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल कहते हैं इफ अ फोर्स F इज एक्टिंग on the system of particle from configuration 1 to configuration 2 is conservative, then the total energy of the system is conserved. बात वही करो कि ये यहाँ पर एक सिस्टम है, उसने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है, फोर्स अप्लाई करने के बाद वो सिस्टम थोड़ी देर बाद जो है ना उसी हालत में वापस आ गया है। किसी भी क्लोज पाथ में अगर कोई सिस्टम को मूव कराएंगे तो हमारे पास उसकी एनर्जी जो है वो कंजर्व होगी। अगर कहते हैं उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल भी कंजर्व है। मतलब ये कोई भी चीज अगर साकिन है किसी भी जगह पड़ी हुई है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। अगर कोई भी चीज मूव कर रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और पड़ी हुई चीज की काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है। सिमिलरली अगर कोई चीज मूव करेगी कहीं से, कोई भी बॉडी है, अगर वो जब रेस्ट पर थी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम थी। लेकिन जब जो है ना किसी भी फोर्स ने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई, फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती गई, पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होती गई। इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी जो है ना खत्म होती गई, एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती गई, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। तो टोटल मूव करने के बाद वो सिस्टम दोबारा जिस पॉइंट से था उसी पॉइंट पर वापस आ गया। या हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी, इसी वजह से वो कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई मूव करने के दौरान, फिर आहिस्ता आहिस्ता वही पोटेंशियल एनर्जी में दोबारा वापसी अपनी उसी कंडीशन में आ गया। अब प्रूफ करेगा लेट अ सिस्टम इज मूविंग फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन 1 टू कॉन्फ़िगरेशन 2, यानी एक पहली हालत थी उससे दूसरे में अंडर द कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स एज शोन। फिक्स दो फिक्स बनाई गई यहाँ पर, फिक्स 1 एंड फिक्स 2। इसका जो है ना यहाँ पर ये दो फिक्स बनाई गई हैं, ठीक है। अच्छा तो इसको हाँ ठीक है, तो हमारा वर्क डन जो होगा टोटल पॉइंट 1 से पॉइंट 2 या कॉन्फ़िगरेशन 1 से कॉन्फ़िगरेशन 2, तो यहाँ पर हमारे पास हमने रिसेंट प्रूव भी किया था सिंगल पार्टिकल के लिए W12 यानी वर्क डन पॉइंट 1 से पॉइंट 2 इज इक्वल टू हमारे पास था 1 यानी कि इंटीग्रेशन पॉइंट 1 से 2 F क्योंकि वर्क डन का जो फार्मूला था वो इज इक्वल टू हमारे पास F.D मतलब फोर्स मल्टीप्लाई यानी फोर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है डिस्टेंस के साथ। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई डिस्टेंस नहीं होगा तो वर्क डन हमेशा 0 होगा। एक आदमी सारा दिन बाल्टी उठा के खड़ा रहे, बेशक 2 बोरी सीमेंट उठा के खड़ा रहे, जब तक वो वहां से मूव नहीं करेगा, थोड़ा डिस्टेंस नहीं होगा, तो वो वर्क डन उसका 0 होगा। सिमिलरली जब हम किसी क्लोज पाथ में वर्क करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा वर्क डन 0 होता है। तो यहाँ पर कहते हैं आयत में यहाँ पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल टोटल सिस्टम की बात कर रहे थे, समेशन आई को उसने यहाँ पर लिख दिया।
कहते हैं FIDSI। तो समेशन आई 1/2 मीनिंग 1 पॉइंट से लेकर 2 तक, MIDVI/dt यहाँ पर साइड में मेंशन किया गया है कि ये किस तरह जो है हमारे पास ये फार्मूला किस तरह बनता है। ये चीज हमारे पास यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना फोर्स हमारे पास F इज इक्वल टू m में, और एक्सेलरेशन जो था हमारे पास होता है क्या, वेलोसिटी में तब्दीली। तो यहाँ पर dVi/dt और dSi/dt हमारे vi के बराबर है। यहाँ पर से क्या dt को dSi के नीचे लिख दिया, तो ये हमारे पास dVi/vi, तो समेशन mi इंटीग्रेशन vi/dvi। अब जब हम इसको डेरिवेट करेंगे तो डेरिवेशन के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास होगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई। इसके बाद जो है ना ये इस चीज को जाहिर करता है कि हमारे पास ये ये फार्मूला कहते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम एट कॉन्फ़िगरेशन 2। जब हम इसको फार्मूले जो हमारे पास आंसर है इसको जब खोलेंगे तो हमारे पास ये चीज बनेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम एट कॉन्फ़िगरेशन 1। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि W12 इज इक्वल टू हमारे पास है T2 माइनस T1, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी विल कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वर्क डन। हमारे पास W12 समेशन आई, सिमिलरली वही फार्मूला जो क्वेश्चन 1 थे हमारे पास उसी को लिख दिया दोबारा। उसको लिखने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग होगी। तो कहता है कि सिंस हमारे पास जो है टोटल जो हमारा फोर्स थी वो दो फोर्सेस अमल कर रही थी, एक थी हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स और एक थी हमारे पास इंटरनल फोर्स। अब F की जगह पर जो हमने FI की जगह पर एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स लिख दिया। अब DSI को दोनों सर मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन दोनों पर अलग अलग अप्लाई कर दी। करने के बाद फर्स्ट टर्म को राइट हैंड साइड किया, मुझे फर्स्ट टर्म को ले लेंगे, इस टर्म को लेने के बाद हमारे पास जो है ना कहते हैं कि अगर इफ द एक्सटर्नल फोर्स FIE, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ड्राइवेबल है फ्रॉम अ स्केलर पॉइंट फंक्शन VI, यानी कि फोर्स जो है वो स्केलर पॉइंट फंक्शन से ड्राइवेबल है, तो ये हमारे पास जो है ना फार्मूले के हिसाब से FI इज इक्वल टू माइनस DVI के बराबर होता है मैथमेटिकल फिजिक्स में। समेशन आई, तो यहाँ पर इसकी जो है ना हमारी वैल्यू लिख दी। वैल्यू लिखने के बाद जो है ना डेल VI हम जानते हैं डेल की वैल्यू हमारे पास ये होती है, ये डेल की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये DSI की वैल्यू आ गई। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये चीज बनती है, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो ये आ जाता है हमारे पास DVI। अब DVI की वैल्यू यहाँ पर जाने क्वेश्चन में आकर पुट कर दी। ये जो हमने हल किया है इसको लाकर हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया है, ये यहाँ पर। जब यहाँ पे पुट करने के बाद इसको जो है ना हमारे पास ये चीज यहाँ पे पुट करने के बाद सॉरी हाँ इसकी वैल्यू जो है ना यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे पुट कर, यहाँ पुट कर, आपकी मर्जी, या फिर वो इकट्ठा हल कर लें, या फिर इसको जो है ना आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ इसकी वैल्यू हल करने के लिए, या इसकी वैल्यू करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसकी वैल्यू पुट करने के बाद आपने जो है नेक्स्ट हमारे पास अब सेकंड टर्म को ले लें, यहाँ पर इसको ना इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पर अभी निकाली नहीं है, बाद में निकाल लेंगे। देखिए हमारे पास सेकंड टर्म को अगर हम देखें तो हमारे पास 1 से 2 तक FJI, यानी कि जेथ पार्टिकल की जो फोर्स है ith पार्टिकल के ऊपर, और DSI जो है ना उसका जो है उसका वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। वो तो कहता है इफ द कहता है म्यूचुअल फोर्स बिटवीन ith एंड जेथ पार्टिकल आर ड्राइव फ्रॉम अ स्केलर पोटेंशियल फंक्शन Vij, वेयर कहते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जो हमारे जो ये फोर्स वो ड्राइवेबल थी हमारे पास किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो सर अभी हम जाते हैं वी सॉरी RIJ किसकी होता है RI माइनस RJ, यानी CIJ हमारे पास होता है CI माइनस CJ, या XIJ हमारे पास होता है XI माइनस XJ के बराबर। तो F तो हमारे फोर्स की बात करते हैं कि FJI अगर सिमिलरली है ना पोटेंशियल, अगर ये फोर्स जो है ना किसी भी पोटेंशियल फंक्शन की हमें मतलब किसी भी हाँ हमें कहते हैं कि इफ द फोर्स जो है ना हमारे पास ड्राइवेबल है फ्रॉम अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, अगर स्केलर पॉइंट फंक्शन से हमारे पास ड्राइवेबल है तो हमारे पास ये क्या बोले FJI, यानी कि जेथ पार्टिकल से आयत के ऊपर लग रही है तो हमारे पास डेल आई बनेगा, और जो हमारे पास ना ये VIJ हमारे पास ये चीज आ जाएगी। अगर FIJ हमारे पास किसके बराबर होगा, अब ये देखिए ना हमारे पास दो जो इसका वेक्टर्स होते हैं A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, या AB इज इक्वल टू B माइनस BA, तो सिमिलरली एक सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट में,
तो हमारे पास जो दो फोर्स हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक एफ आई जे, फोर्स आयत की वजह से जेथ के ऊपर इज इक्वल होती है एंड ऑपोजिट होती है किसके ऊपर, फोर्स जेथ की वजह से आयत पार्टिकल के ऊपर। ये चीज यहाँ पर है। फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास क्या जाहिर करते हैं कि एफ आई फोर्स आयत पार्टिकल की जेथ के ऊपर जो है ना हमारे पास फोर्स, और ये सेकंड जो है हमको शो कर किसी को शो करिए कि हमारे पास जेथ पार्टिकल की वजह से फोर्स आयत के ऊपर, तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट होती हैं। और दिस शोज दैट द इंटरनल फोर्सेस आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। नाउ वी अटेम्प्ट टू सॉल्व द इंटीग्रल। अब जो है हम इसका इंटीग्रल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कहते समेशन आई जे आई इज नॉट इक्वल टू, और हमारे पास 1 से लेकर 2 तक वर्क डन है, तो एफ जे आई डॉट डी एस आई। कहते द समेशन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टर्म्स लाइक, कहता कि ये जो हमारे पास समेशन है आई जे का मतलब है कि ये दोनों पार्टिकल का सम है, आई का भी और जे का भी, आई और जे दोनों का। अगर दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो हमारे पास जो ना इस इक्वेशन को इस तरह बनेगी, एफ जे आई की वैल्यू हम लिखेंगे क्या, माइनस डेल आई वी आई जे। ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ सही है। वह हमारे पास जो है ना वी आई जे लिखे, सॉरी इसकी एफ आई जे की हमारे पास जो है ना माइनस में आ जाएगी। अब जो नेक्स्ट है एफ जे आई, उसको जब उल्टा करके लिखेंगे हमारे पास एफ आई जे। वी आई जे ओनली फंक्शन ऑफ, हम क्या जानते हैं कि जो हमारे पास सॉरी आर आई जे हमारे पास जो है वो हमारे पास आर आई माइनस आर जे के बराबर है। तो इस तरह हमारे पास डेल आई जे वी आई जे हमारे पास होगा डेल आई वी आई जे। सिमिलरली तो एक ही वैल्यू को दो बार लिखा है तो इज इक्वल टू माइनस डेल जे और वी आई जे। ठीक है, अगर इक्वेशन 6 बिकम्स इक्वेशन 6 हमारे पास जो है ना माइनस में यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर उसकी वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद इक्वेशन 6 में हमारे पास इसने डेल आई जे वी आई जे को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास डी एस आई माइनस डी जे डी एस जे हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पर आर आई माइनस आर जे इक्वल आर आई जे होता है, तो डी एस आई जे आर इज इक्वल टू एस के बराबर है, फॉर एग्जांपल इसका पोजीशन वेक्टर है, तो डी आर आई जे डेल आई जे और वी आई जे। ठीक है, यानी कि आई के ऊपर इनके जो उसका पोटेंशियल फंक्शन है ith पार्टिकल का जेथ के ऊपर, या हमारे पास जो है ना वो इसकी पोजीशन वेक्टर जो है हमारे पास आर आई यानी कि आई जे। ठीक है, अप्लाई द रिजल्ट इन इक्वेशन 5 बिकम्स एज, कहता है कि अगर हम इक्वेशन इसको इक्वेशन 5 के अंदर पुट करेंगे सारी वैल्यूज को, तो हमारे पास जो है एफ जे आई डी एस आई इज इक्वल टू 1/2 समेशन माइनस 1/2 आई जे आई इज नॉट इक्वल टू जे डेल आई जे वी आई जे डॉट डी आर आई जे। हमारे पास ये इसकी वैल्यू हो गई माइनस 1/2 समेशन आई जे वी आई जे स्क्वायर। कहते हैं फैक्टर 1/2 कहाँ से है, तो इसकी बात कहते हैं 1/2 appears in this equation because in summing over both I and j include twice, क्योंकि i और j जो है ना दोनों का अगर जो है ना सम किया जाए, क्योंकि वो जो हमारे पास फोर्स है हमारे पास i और j दोनों एक दूसरे को इक्वल लगा रहे हैं, तो कहते हैं उसकी जो इसकी वजह से समिंग ओवर बोथ i and j include twice, first in i summation and second in the j summation। तो हमारा जो है ना नेक्स्ट, now it is clear that if the external and internal forces are derivable from a potential, then total potential energy of the system is given by V is equal to summation I Vi plus 1/2 summation Ij I is not equal to and Vj के बराबर। कहते हैं now put the values in equation 3 we get equation 7 जो है हमारे पास, ये जो हमारे बनी है अगर हम पुट करेंगे उसके अंदर इक्वेशन 3 के अंदर, इक्वेशन 3 जो हमने ला रिसेंट में तैयार की थी है, इक्वेशन 3 ये हमारे पास इक्वेशन 3 यहाँ पर ठीक है। जब इक्वेशन 3 में इसको जो है ना पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से होगा हमारे पास पेज के ऊपर। ये
हमारा जो रिजल्ट आएगा वही क्वेश्चन 8 आएगी। क्वेश्चन 8 में हमारे पास समेशन बी आई 1/2 प्लस 1/2 समेशन आई जे, और ये मैंने सामने जो है ना कॉमन ले लिया। तो डब्ल्यू वर्क डन हमारे पास क्या होगा, अगर इसको हमारे जो है इसकी वैल्यू समेशन आई जे 1/2 करने के बाद जो है हमारे पास जो है इंटीग्रेट W1/2 हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी 0.1 से लेकर 2 तक, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया वो ये आ गया V2 माइनस V1 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 माइनस V2। तो हमने निकाला W12 T2 माइनस T1 के बराबर था, दोनों को आपस में इक्वल करके जब करेंगे तो हमारे पास T2 प्लस V2 इज इक्वल टू T1 प्लस V1, और इससे यानी कि ये जाहिर हो जाएगा टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो है ना वो कंप्लीट हुआ। इसमें अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप जो है ना पूछ सकते हैं बाद में मुझसे। और नेक्स्ट जो हमारा पास होगा वो हमारा पास कांस्टेंट वाला चैप्टर होगा, डी लैम्बर्ट्स प्रिंसिपल होगा इंशाल्लाह। तो कल इसके लिए इंशाल्लाह तो आप लोग इसको तैयार करेंगे इंशाल्लाह, समझेंगे। अगर कोई कमी पेशी होगी, कोई बात समझ नहीं आई होगी तो पूछ सकते हैं इंशाल्लाह।